तो कल मैंने आप लोगों को रिवीजन में बताया था कि लाइट हैज डुअल कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। लाइट का आपके पास डुअल कैरेक्टर, वेव एज वेल एज पार्टिकल, है ना। अच्छा, वेव के अंदर मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसमें तरह तरह के एग्जांपल्स दिए थे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव के। एंड वेव स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको फाइनल इक्वेशन लिखवाया था, याद है। अच्छा, वेव में भी ये किस तरह की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब थोड़ा समझाता हूं मैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये अगर मान लो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो E क्रॉस B इस तरह से कुछ रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह के प्लेन में जा रहा है बेटा, ऑक्सीलेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ऐसा रहता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, इनका आपस का जो प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर है। तो कुछ ऐसे समझ लो कि जैसे अगर स्पीड ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है। समझ गया ना? तो दैट्स हाउ दे आर। तो राइट इट डाउन क्विकली दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to magnetic field which is perpendicular to velocity vector। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खास बात है। अच्छा, और एक खास बात है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेटा, दे मूव विद द सेम स्पीड। कैसे मूव करते हैं वो? सेम स्पीड के साथ। लिखो, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी रेडिएशन हो, सभी का स्पीड क्या होता है? सेम स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। ठीक, अब आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूं कि इनके कैटेगराइजेशन देखते हैं बेस्ड ऑन द वेवलेंथ। इनके कैटेगराइजेशन है। प्लस सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन है? गामा रे। क्या बोलते हैं? गामा रे। फिर दूसरा कौन सा है बेटा? एक्सरेज। तीसरा कौन सा है बेटा? बोलो, अल्ट्रा वायोलेट, जिसको हम यूवी बोलते हैं शॉर्ट में। अच्छा, इसके नीचे क्या आएगा? विजिबल। विजिबल रेडिएशन के देखो अपने पार्ट्स हैं, कौन कौन से? वी, आई, बी, जी, वाई, ओ एंड आर, विबग्योर। सबको समझ आ रहा है? अच्छा जी, इसके नीचे आएंगे तो आई आर है, आई आर के नीचे है माइक्रोवेव, एमडब्ल्यू, और इसके नीचे है रेडियो वेव। ये याद रहेगा सबको। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे जाने पे वेवलेंथ इंक्रीजेस, और ऊपर से नीचे जाने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। यानी सबसे कम वेवलेंथ किसका है? गामा का। एक्सरे का वेवलेंथ पता है किस ऑर्डर का होता है? एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। शायद यही एक रीजन है कि जब कभी भी हमें एटॉमिक साइजेस के बारे में, क्रिस्टल के बारे में आइडिया लेना होता है तो हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कराते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन कराने की कोशिश करते हैं। ओके, क्योंकि इनका जो वेवलेंथ है वो एटॉमिक रेडियस के आसपास होता है। अल्ट्रावायलेट इनसे काफी बड़ा होगा। विजिबल वगैरह तो यार आइडियली 3800 हम रफ वैल्यू लेते हैं एंगस्ट्रॉम के आसपास, लेकिन रफली हम इसको बोलते हैं 4000 से 7000। 4000 से 7000 याद रखना। कम होता है वॉयलेट का, ज्यादा होता है रेड का। और रेडियो वेव ना मीटर किलोमीटर के ऑर्डर के होते हैं। वेवलेंथ आप समझते हैं ना? यही आप सोचो कि जितना बड़ा वेवलेंथ हो गया उतना ही दूर के बाद ऐसे करके पीक आएगा।
जितना कम वेवलेंथ है उतना ही जल्दी ऐसे, और कम कर दो, समझिए। तो ये है वेवलेंथ के बारे में, लाइट के बारे में। सभी का स्पीड कितना है भाई, सबका स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ EMWs कितना है? इज 3 × 10⁸ मीटर। इसी को क्या बोलते हैं? C, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, नोट करोगे सब? क्वेश्चन लिखो उसके बाद। क्वेश्चन ये है, इफ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कितना? मान लो 3 × 10⁶ हर्ट्ज, देन फाइंड लैम्डा। वी बार किसको बोलते हैं? वेव नंबर। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। बोलिए बेटा, सभी को क्लियर है ना? चलो, निकाल लिया किसी ने? चलो देखते हैं। कितना आ गया बेटा? चलो देखो, क्या पता है, क्या खास बात है इन सबकी, कि सभी का स्पीड सेम है। कितना है? 3 × 10⁻, और हमारे पास एक रिलेशन क्या है? बोलो, इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, यही है ना? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखूं, वेव स्पीड क्या है? c इज इक्वल टू वेव लेंथ क्या है? लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू। देखो, फ्रीक्वेंसी को इस सिंबल से भी करते हैं, f भी होता है और ऐसे भी होता है। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको प्रोनाउंस करते हैं NU, न्यू प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो h न्यू हो गया, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। c का वैल्यू फिक्स है, कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा, हमें वेवलेंथ है निकालना था, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कितना फ्रीक्वेंसी दी हुई है? कितना दी हुई है? 3 × 10⁶ हर्ट्ज। अच्छा, हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकेंड, ऐसा यूनिट है ना ये। तो क्या लिख सकता हूं मैं? लैम्डा इंटू 3 × 10⁶ 1/सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कट गया, हाँ,
और उसके बाद लैम्डा कितना आ गया, 3 से 3 को काट दो तो लैम्डा कितना आ गया, 100 मीटर। सबको क्लियर है? लैम्डा कितना आ गया, 100 मीटर। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई दिक्कत? चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, वी बार कितना आएगा, 1 बाई लैम्डा कितना आ गया, 1/100 मीटर, यानी 10 के पावर -2 मीटर इनवर्स। ओके, दिस इज आवर आंसर, गॉट इट। चलो अगला देखेंगे हम लोग। ये तो हो गया हमारा किसके बारे में डिस्कशन बेटा, इनके वेव नेचर के बारे में। पता है वेव नेचर कैसे कैरेक्टराइज करते किसी भी चीज का, एनी वेव शोज 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। वो डिफ्रैक्शन शो करेगा, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। राइट इट डाउन, नोट करके लिखो, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। Diffraction, interference and polarization are three important characteristics of wave. And light, since it is a wave, shows all three of this. And light, since it is having wave character, shows all of these behavior, all of these phenomena. ओके, आइए देखते हैं पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, भाई देखो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक का जरूरत क्यों पड़ा लाइट में, ये जो डुअलिटी थी उसमें पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का जरूरत क्यों पड़ा। तो देयर वर सम फिजिकल इवेंट इन द नेचर जो इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाए वेव बिहेवियर से। जैसे वेव बिहेवियर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वेव इज ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी। आप जितना मर्जी चाहो एनर्जी, थोड़ा टाइम दे दोगे तो वो आपको मिलेगा ही, है ना। वेव इज अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी, कंटिन्यूटी का वो एक सिंबल। जबकि पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, जो टुकड़ों टुकड़ों में एग्जिस्ट करे। कंटिन्यूटी का कोई मतलब नहीं होता पार्टिकल में। डिस्क्रीट होना, क्वांटाइज्ड होना, ये सब किसके नेचर है, पार्टिकल के। तो कौन से ऐसे बिहेवियर थे जो एक्सप्लेन नहीं हो पाए, सबसे पहला है लिखो, wave nature of light could not explain black body radiation, और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुड नॉट एक्सप्लेन, सॉरी, wave nature of light could not explain black body radiation phenomena, photoelectric effect and its outcome ना। इसके अलावा वेरिएशन ऑफ, हाँ जी, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर। भाई इस तरह की चीजें ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं कर पाए, समझ गए। तो ये सारी चीजें थी। अब एक एक करके समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, वो थोड़ा सा मैं क्विकली समझाता हूं क्योंकि अब वो आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इस पर लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एनी बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन एंड एमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। तो ऐसा देखा गया कि भाई हमारा सोच क्या था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर मान लो मटेरियल है, उसको हम एनर्जी देते हैं, जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल आयरन को एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं और उसको हम हीटिंग कर रहे हैं, तो उसका कलर चेंज ऑब्जर्व होता है कि पहले रेड रहता है, रेड से थोड़ा सा येलोइश होता है, येलोइश से फिर ब्लूइश हो जाता है हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से ये चेंजेस आ क्यों रहे, इसके बारे में कुछ आइडिया वेव थियरी से पता नहीं चल पाता है।
तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक को ये एज्यूम करना पड़ा कि जो मटेरियल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं, दे एब्जॉर्ब लाइट इन डिस्क्रीट क्वांटिटी। और उन्होंने बताया कि जो सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू है उसको उन्होंने नाम दिया क्वांटम का। और एक क्वांटम की जो एनर्जी है उन्होंने डिफाइन किया h इंटू न्यू। राइट इट डाउन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पार्ट लिखो। द कंक्लूजन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, Planck suggested that energy can be absorbed or emitted energy can be absorbed and emitted in form of radiation in discrete quantities. In discrete quantities मतलब ये कंटिन्यूस नहीं होता, in discrete quantities. So basically either you can take 1 packet or you can take 2 packet or you can take 3 packet or you can take 4 packet or you can take 5 packet. इसको क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा इज अ प्लूरल वर्ड। क्वांटम क्या होता है? सिंगुलर ना। एनर्जी ऑफ सिंगल वेव पैकेट, तो इन्होंने नाम वेव पैकेट दिया और उसकी एनर्जी क्या बोला? E इज इक्वल टू एच। लिखो, एनर्जी ऑफ सिंगल वेव पैकेट विच इज नोन एज क्वांटम। Energy of single wave packet which is known as quantum, E is equal to h into nu. E is equal to h into nu, h nu. ओके, तो अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 7 इंटू एच न्यू। फॉर दिस व्हाट विल बी एनर्जी? 7 इंटू एच न्यू। अगर मान लो ऐसे n पैकेट्स हो तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू, जहां पे n क्या होगा? कोई ना कोई नंबर होगा और इंटीग्रल नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। समझ गए? इनके कहने का मतलब है एनर्जी टुकड़ों टुकड़ों में एग्जिस्ट करती है, तभी आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाओगे। वो कलर चेंजेस क्यों होते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। समझ में? तो ये एक पहला फिनोमेना था, इनिशिएशन था। दूसरा आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वो क्या है एक बारी ब्रीफ में समझा देता हूं, फिर उस पे आएंगे। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ बेटा कि मेटल्स को जब एप्रोप्रिएट एनर्जी के रेडिएशन से एक्सपोज किया गया तो देखा गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? When a light is exposed with radiations having appropriate wavelength and frequency, it emits इलेक्ट्रॉन। अगर उस इलेक्ट्रॉन को सही से यूज किया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसलिए नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है इसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब लाइट से क्या ड्रिवन हो रहा है? क्या ड्राइव हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन इधर से, और इस साइड से क्या है? आई। करेक्ट। ओके, राइट इट डाउन। When metals are exposed with radiation having appropriate, when metals are exposed with radiations having appropriate wavelength, it emits electron। radiate नहीं बोलना चाहिए, it emits electron। it emits electron of different kinetic energies। है ना?
समझ गए? विच कैन कॉन्स्टिट्यूट करंट, विच कैन कॉन्स्टिट्यूट करंट। ये डायग्राम बना लेना फटाफट। which can constitute current. समझ में आया? हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस है, ये आप सुन लो ध्यान से और फिर इसका हम कंक्लूजन यूज करेंगे। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से ऊपर का वेवलेंथ रखते हैं तो ऐसा देखते हैं चाहे 5 मिनट डालो, चाहे 15 मिनट डालो, चाहे 50 मिनट डालो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। और उस एप्रोप्रिएट वेवलेंथ जिसके ऊपर के वेवलेंथ को डालने पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, उस लिमिटिंग वेवलेंथ को नाम क्या देते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या नाम देते हैं? लैम्डा नॉट। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देखो द वेवलेंथ एवर विच द फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व। ऐसा वेवलेंथ जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना ऑब्जर्व ना हो, ऐसा वेवलेंथ जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना ऑब्जर्व ना हो, उसको नाम क्या देंगे? बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ? अब आप देखो जो हमने एनर्जी लिखी है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। एच की वैल्यू, न्यू की वैल्यू क्या होती है? C बाई लैम्डा। कैन वी राइट सिंस C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ये होता है ना। तो यहां से न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? C बाई लैम्डा। तो ये, अब आप इसकी वैल्यू को रखोगे तो यहाँ पे H होता है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको? प्लैंक्स कांस्टेंट। H इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। सबको क्लियर है यहां तक? ओके जी। अगली बात ये करते हैं कि अगर ये वैल्यू रख दूं, C का वैल्यू आपको मालूम है, तो एनर्जी का वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में निकालना हो तो आप 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, अगर आप ये रखते हो तो सीधा ये यूज कर सकते हो। ये भी नोट कर लेना ना, ये जो एनर्जी का है। अब खुद बताओ, अगर मैं बोलूं कि वेवलेंथ बढ़ा रहा हूं तो एनर्जी कम हो जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो एनर्जी बढ़ जाएगा। इसलिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या वर्ड डालते हैं कि ऐसा वेवलेंथ जिसके ऊपर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। यानी एक सर्टेन एनर्जी से कम का अगर मैं क्वांटम भेज रहा हूं, लाइट भेज रहा हूं, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा पाता है, चाहे कितना भी टाइम लगा लो। समझ गए? ठीक उसी तरीके से बेटा फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या बोलोगे? एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से नीचे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो कम एनर्जी पे फोटो इलेक्ट्रिक नहीं आएगा, हायर एनर्जी पे आने वाला है। तो इसलिए वेवलेंथ को हमें छोटा रखना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी को हमें ज्यादा रखना पड़ेगा। एक ही बात समझ में आया? देखो ये बात, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
that frequency of radiation below which photoelectric effect is not observed. Photoelectric effect is not observed. गॉट इट। अब देखो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेटल है भाई, इस मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन नेचुरली न्यूक्लियस से किसी न किसी एनर्जी से बंधे हुए हैं। तो इसका जो मिनिमम एनर्जी है, जितना इस मेटल को मिल जाए कि इसके इलेक्ट्रॉन निकले, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? लिखो, वर्क फंक्शन। जिसको हम W और फाई दोनों से रिलेट करते हैं। इसको लिखो, क्या होता है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by a metal to show, to eject its electron. The minimum energy required by a metal to eject its electron is termed as work function. ना? तो भाई अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। W और फाई की अगर मैं बात करूं, वर्क फंक्शन की बात करूं, तो अब ये फाई चाहिए। इधर से हम कितना एनर्जी का दे रहे हैं? न्यू। अगर हमारे पास न्यू उसका फ्रीक्वेंसी है तो एच न्यू चाहिए। तो भाई हमारा इक्वेशन क्या आ गया? एनर्जी सप्लाइड बाई फोटोन, सॉरी, जो हम लाइट दे रहे हैं, जिसको हम फोटोन भी बोलते हैं, आइंस्टीन का टर्मिनोलॉजी। जैसे क्वांटम टर्मिनोलॉजी किसका है? प्लैंक का। मैक्स प्लैंक करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्वांटम टर्मिनोलॉजी। वैसे ही फोटोन की टर्मिनोलॉजी किसने दी? आइंस्टीन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट को एक्सप्लेन करते समय, तो एनर्जी गिवन बाय फोटोन विल बी कंज्यूम्ड बाय द मेटल, कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल सके। और क्योंकि ये मिनिमम है, तो यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्स होगी, के मैक्स। इसको लिखो, फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे क्या है बेटा, जब आप मान लो कुछ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के किसी एक फोटोन के समूह को आपने भेजा मेटल में, बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए बाहर निकलने के लिए, कुछ ऐसे हैं जिनको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये फोटोन जिससे जाके टकराएगा उस हिसाब से वो निकलेगा। जैसे मान लो ये फोटोन जाकर के इससे टकरा गया 12 वाले से, जिसको 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए सिर्फ निकलने के लिए, क्या ये निकलेगा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये निकलेगा? हाँ जी निकलेगा। चाहिए तो 8, लेकिन सप्लाई कितना कर रहे हैं? 10। तो बाकी 2 का क्या होगा? तो अपने काइनेटिक एनर्जी में इसको करोगे तो 5 अपने यूज में और 5 काइनेटिक एनर्जी में, ये करोगे तो 3 यूज में और 7 काइनेटिक एनर्जी में निकालेगा। मतलब डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, उसमें मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? तो बोलोगे मैक्सिमम तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है। 7 10 - 3 = 7। तो ये जो 3 था ना, दिस इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब कितनी कम से कम एनर्जी में बाहर से सप्लाई करूं, इलेक्ट्रॉन निकल जाए। समझ में आया मेरी बात? तो ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को ऐसे लिख करके याद कर लो। कभी पूछा जाता है कि फाई का वैल्यू जो थ्रेशोल्ड के टर्म में है, निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो क्या होगा? एच न्यू नॉट।
या एच सी बाई लैम्डा नॉट, या फिर इसी को 1242 बाई लैम्डा नैनोमीटर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो। अच्छा एक बात आपको मालूम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। ये वैल्यू वैसे याद आनी चाहिए आप लोगों को, -19 1.6, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही तो होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये जूल का इजी रहेगा याद करना, याद रहेगा। फटाफट इतनी बातें नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। दोबारा समझाता हूं। देख मेटल्स क्या होते हैं बेटा, मेटल्स जैसे मान ले तू एक कोई मेटल ले ले, जैसे मान ले आयरन ले ले। तो आयरन के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स है। जो इलेक्ट्रॉन जितना बाहर है उसको उतना ही कम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, और जो न्यूक्लियस के नजदीक है उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए निकलने के लिए। तो इसलिए जब तुम ज्यादा एनर्जी के फोटोन को भेजोगे या लाइट को भेजोगे, तो वो जिस भी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा उसके हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी। तो वही मैंने बोला कि मान लो ये बाहर वाले की 3 है, इसकी 5 है, इसकी 8 है, इसकी 12 है। अगर ये फोटोन जाके इससे टकरा गया तो ये तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको चाहिए ही निकलने के लिए कितना, 12। दे कितना रहे हो, 10। लेकिन अगर ये जाके इससे टकरा गया तो सिर्फ इसको 3 चाहिए, बाकी बचा हुआ 7 क्या करेगा, क्योंकि पैकेट तो एक ही है। अगर वो उसको मिल गया तो पूरी तरीके से मिलेगा, कोलिजन 1 on 1 होते हैं। तो बाकी 7 को वो अपने काइनेटिक एनर्जी में, तो इसलिए मैंने लिखवाया ना कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्जर्व्ड विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, Ke1 एंड Ke2, Ke3। लेकिन इनमें जो मैक्स काइनेटिक एनर्जी है वो निकालना हो तो वो आसान है। वर्क फंक्शन यहां रखोगे, क्योंकि वर्क फंक्शन करस्पॉन्ड टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी इस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए सबसे बाहर, सबसे सरफेस पे जो रिलेटिवली लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो बस, तो फाइव। तो अब मैंने बताया कि वो भाई मिनिमम एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो हमने सीखा तो था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उससे हम निकाल लेंगे एच सी बाई लैम्डा नॉट, या फिर ये मिनिमम एनर्जी है। और एनर्जी हम दे कितना रहे हैं, ई फोटोन दे रहे हैं, वो कितनी होती है अब तुम लगा लो हिसाब, जिस तरह से लगाना हो। जैसे मान लो लगाना हो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, और एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस के ई मैक्स। आपको जिस तरीके से लिखना हो लिखो, बट ये याद रखना जो एनर्जी आप फोटोन के फॉर्म में दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन के निकलने में जितनी एनर्जी चाहिए वो, बाकी बची हुई एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में यूज करेगा। इट इज दैट सिंपल। क्या आगे बढ़े अब हम लोग, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी find the maximum kinetic energy with which an electron will be ejected from a copper surface, from a copper metal, with which the electrons will be ejected from copper metal, from copper metal। यहाँ तक क्लियर है सबको? from copper metal having work function, having work function कितना, say for example 12 electron volt, कितना वर्क फंक्शन है उसका, 12 electron volt। If it is exposed with the radiations, if it is exposed with the radiations, if it is exposed with the radiations having, if it is exposed with the radiations having क्या चीज है रेडिएशंस के पास, having what, write it down,
radiations having wavelength wavelength 100 angstrom. मैंने क्या पूछा है? फाइंड द मैक्स काइनेटिक एनर्जी ना, देन फाइंड द मैक्स काइनेटिक एनर्जी। चलो निकालो, देखें क्या करते हैं। आपके पास सारी चीजें इक्विपमेंट है बेटा, आपको यूज करना है। चल बेटा देखते हैं अभी। क्या हुआ बेटा? दिमाग लगाओ ना, मैंने जो बोला है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी यूनिट लगाई है? अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो यहाँ कौन सा यूनिट होना चाहिए? नैनोमीटर। एक चीज जानते हो ना, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना? 10 के पावर -10 मीटर। और 1 नैनोमीटर कितना? 10 के पावर -9 मीटर। तो आपको यहाँ पे किस यूनिट में रखना है? नैनोमीटर में। चलो मैं समझाऊं क्या? नेगेटिव आ रहा है? आओ चलो देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। बेटा एक बात बताओ, वेवलेंथ मैंने कितना दिया है लाइट का? बोलो 100 एंगस्ट्रॉम। और आपको मालूम है एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज करना है। आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 10 के पावर -9 मीटर इंटू 10 के पावर -1, ये वैल्यू क्या होती है नैनोमीटर? तो 1 नैनोमीटर इंटू 10 के पावर -1 इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। यही है ना? तो क्या मैं इस 1 एंगस्ट्रॉम के जगह पे 10 के पावर -1 नैनोमीटर लिख सकता हूं क्या? क्योंकि नैनोमीटर में चाहिए। कितना हो गया ये? 10 नैनोमीटर हो गया क्या? बोलो। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो मुझे निकालना था, या क्वांटम जिसको मुझे निकालना है, वो कितना आया? 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 1242 ऐसे रहने देता हूं, नीचे कितना डाल दूं मैं? 10। कितना आ गया ये? हाँ 124.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ज्यादा मैंने एनर्जी दिया। और हमें मालूम है बाई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? एनर्जी
बाई फोटोन जितना मिल रहा है उसको ये वर्क फंक्शन में यूज करेगा और जो बचा हुआ एनर्जी है वो के मैक्स निकालेगा। फोटोन की एनर्जी कितना है 124.2 इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन कितना दिया है 10 इलेक्ट्रॉन, तो के मैक्स कितना आ गया बोलो बेटा 114.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने लोगों का सही हुआ? नहीं क्या था इसमें, इजी था ना। आपको वैल्यूज बताओ कहीं पे ऐसा चीज जो मैंने यूज किया जो आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन सा हमें इक्वेशन यूज करना है। सिंपल है, फोटोन की कितनी एनर्जी, बताओ बताओ क्या क्या दिक्कत। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो, तो इसी के साथ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक पे, समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है और इसका क्या रोल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने में। पहले इतना नोट कर लो, सब नोट कर लो अच्छे से, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जरूर पूछना बेटा। हाँ, कहाँ बेटा? अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 12 है। कितना दिया था मैंने, 12 दिया था क्या? हाँ तो यहाँ 12 आएगा। अगर 12 आएगा तो इसको कर लोगे तो कितना आएगा 112.2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, वर्क फंक्शन मैंने कॉपर का कितना दिया था 12 ना, 10। सभी को क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, चलिए ग्रेट, मिटा दे रहा हूं मैं। हेडिंग डालो, स्पेक्ट्रम के बारे में समझते हैं। कितने तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं? स्पेक्ट्रम कितने तरह के हो? दो तरह के, कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस। जो स्पेक्ट्रम आप देखते हो नॉन कंटिन्यूस, इसके अंदर हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं, बैंड स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है बेटा? जब भी आप व्हाइट लाइट को आप किसी प्रिज्म से पास करते हो तो ये जो पर्दा है ना, इसके ऊपर आपने पढ़ा होगा कि भाई इस तरह से ब्रेक कर जाते हैं रेडिएशन। आप अगर इसको अच्छे से समझो तो ये पूरा यहां से यहां तक पता चला रेड कलर का है, फिर यहां से यहां पूरा ऑरेंज हो गया, और यहां से यहां क्या हो गया येलोइश, और यहां से यहां क्या हो गया ग्रीनिश, यहां से यहां क्या हो गया ब्लूइश, इंडिगो एंड वॉयलेट। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये है पूरा कलर पैलेट। इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, और क्योंकि इसमें कहीं कोई गैप नहीं रहता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बोलो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कहीं कोई गैप नहीं। पता है इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि जब कभी ये व्हाइट लाइट को आप एक हाइड्रोजन के सैंपल, ये हाइड्रोजन सैंपल, कौन सा हाइड्रोजन सैंपल, एक्साइटेड हाइड्रोजन सैंपल,
यहां से अगर आप पास करो तो फाइनली इस जगह से यहां पे जो लाइट्स मिलती हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि भाई आर रेड कलर और करते करते नीचे वॉयलेट तक, इनके बीच में ना डार्क लाइंस मिलती हैं, और वो इंटरेस्टिंगली डार्क लाइंस नीचे जाकर के मर्ज होती हुई दिखती हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये डार्क लाइंस, फिर से मैं समझा रहा हूं। अगर आप व्हाइट लाइट का सोर्स कहीं से भेजते हो तो ऐसा देखा गया है हाइड्रोजन के सैंपल में, जो गैसीय सैंपल है, उधर जाने के बाद जब ये आ रहा है स्पेक्ट्रम पे तो कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ कुछ डार्क लाइंस मिल जा रही हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा लग रहा है कि ये हाइड्रोजन चुन चुन के कुछ सेलेक्टिव वेवलेंथ वाले फोटोन को खा जा रहा है। अब जब ये खा गया तो इधर वो आएगा ही नहीं, और जब आएगा ही नहीं तो जहां पहले वो प्रेजेंट था वहां अब अब्सेंट हो जाएगा, और उसके एब्सेंस में जहां लाइट नहीं है वहां पे क्या होगा, डार्क, तो वहां पे डार्क लाइन्स अपीयर हुए। मजेदार बात यह है जब इस एक्साइटेड सैंपल को लेके आते हैं, लाइट हटा देते हैं, तो जहां जहां पहले वो डार्क लाइंस थी वहां वहां अब उसी कलर की लाइट अपीयर हो गई, मतलब जिसको भी खाया था उसको बाहर निकाल दिया इसने। ये है लाइन स्पेक्ट्रा। अब साइंटिस्ट परेशान, तो दिमाग में सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, का मतलब एटम्स के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, तभी तो वो लाइट के कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर ले रहा है जो मिसिंग हो जा रहा है, सबको नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस चीज को आगे चल करके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जोन को स्टडी किया, किसी ने अल्ट्रावायलेट को स्टडी किया, किसी ने विजिबल को स्टडी किया, किसी ने इंफ्रारेड को स्टडी किया, और सबका अलग अलग नाम भी है। आपने सुना होगा एमिशन स्पेक्ट्रा, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फन, हम्फ्री सीरीज, नाम सुने होंगे आपने इसके। तो जो एमिशन सीरीज है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो क्विकली, कैन यू क्विकली जस्ट मेक अ मैप आउट ऑफ इट, जल्दी बना लो इसको, बस बना लो। ये कब मिलेगा बेटा कंटिन्यूस, व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म, देन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, जहां पे अलग अलग कलर की चीजें अलग अलग उसमें ब्रेक डाउन कर जाती हैं। Noted everybody? Got it? चलो, सो व्हाइट लाइट से, अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाए तो क्या मिलता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। और वही व्हाइट लाइट को अगर एक्साइटेड सैंपल ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू पास किया जाए तो यहां लाइन स्पेक्ट्रा
ऑब्जर्व होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। क्लियर है सबको लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में? हो गया बेटा, बोलिए, यहां तक क्लियर है? ओके, तो अब आते हैं डिफरेंट एमिशन सीरीज पे, और उन्होंने क्या बताया था, लिखिए आप, एमिशन सीरीज। कौन सी बात कर रहा हूं मैं? लाइन स्पेक्ट्रा। एमिशन सीरीज में कौन कौन सा है बेटा? लाइमन, दूसरा क्या है? बामर, तीसरा क्या है? पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हमफ्री। पता है इन सभी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/N1² माइनस 1/N2²। जहां पे R को क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। और Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। N1 N2 क्या है? वैल्यूज हैं, इंटीग्रल वैल्यूज। तो लाइमन सीरीज किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं लाइमन सीरीज बिलोंग टू, जहां पे N1 की वैल्यू 1 हो और N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। ऐसी लाइन स्पेक्ट्रा की सीरीज जिसमें N1 की वैल्यू 1 हो, N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, वो सारे सीरीज लाइमन सीरीज के पार्ट होते हैं। पूछा जाए फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब क्या है? When N2 2 हो जाए, N1 1 हो जाए, 2 से 1 में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है तो वो जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? लाइमन की लाइन। सेकेंड लाइन किसको बोलेंगे? सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन कॉरस्पॉन्ड टू N2 3 से N1 1। हमेशा N1 की वैल्यू फिक्स्ड है 1। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिसमें वो किसी भी हायर स्टेट से फाइनली 1 में आ रहा हो, ये सारे कलेक्शन ऑफ लाइंस कौन से होंगे? लाइमन की लाइन। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये पूरा सीरीज लिख लो। बामर के लिए यही क्या होगा? N1 2 होगा, N2 की वैल्यू 3, 4, 5 से स्टार्ट होगी। इसका N1 यहां याद रखना, N1 से ज्यादा बड़ा N2 है, तो N1 की वैल्यू यहाँ 3 है, तो N2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट। यहाँ N1 की वैल्यू 4 है, N2 की वैल्यू 5, 6, 7, 8 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ N1 की वैल्यू 5 है, N2 की वैल्यू 6, 7, 8, 9। यहाँ N1 की वैल्यू 6 है, N2 की वैल्यू 7, 8, 9, 10। अच्छा, ये लाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट आएगा
तो ये कोई ना कोई फोटोन निकालेगा, और वो फोटोन प्रिज्म से होने के बाद जो पर्दा है उस पे लाइन बनाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा। एमिशन क्यों है, क्योंकि एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी में जाता है, और हायर एनर्जी से वापस जब आता है तो वो एमिट करता है, तो इसलिए एमिशन सीरीज मैंने बोला आपको। ठीक है, क्विकली नोट इट डाउन एवरीवन, ये सारी चीजें। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसके लिए पूरा बैकग्राउंड हमने तैयार किया है, क्या, बोहर, नील्स बोहर का थियरी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। गॉट इट, यहां तक सबको क्लियर है, बोलिए। ओके, चलो। हो गया बेटा, सबने कर लिया, चलिए ग्रेट। अब आते हैं हम लोग किसकी थियरी पढ़ते हैं, नील्स बोहर की थियरी। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको कराऊंगा एंड कुछ काम भी दूंगा घर के लिए, वो आप करके आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, हाँ, कौन सी थियरी में बोल रहा हूं, बोहर थियरी। अच्छा देखो, अभी तक रदरफोर्ड की थियरी में क्या प्रॉब्लम थी, कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, फाइनली घूमते घूमते यहां आ जाना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि भाई एटम में ऐसा क्या है जो कि वो सिलेक्टेड वेवलेंथ को इग्नोर कर रहा है, लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आ रहा है, ये दो प्रॉब्लम हमारे पास सामने आई। अब इसको बड़ा स्मार्टली नील्स बोहर ने एक्युमुलेट किया, और उसके हिसाब से उन्होंने दो पॉस्टुलेट बताए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो पॉइंट थी वो ये थी कि इन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम या फिर आयोन्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। राइट इट डाउन, बोहर थियरी इज वैलिड, बोहर थियरी इज वैलिड
for the species having single electron and single nucleus, single electron and single nucleus। जैसे हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, बोलो हीलियम के लिए वैलिड नहीं है, हीलियम प्लस के लिए है, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन। लिथियम के लिए नहीं है, लिथियम प्लस के लिए भी, लिथियम 2 प्लस के लिए वैलिड है। समझ में आया? राइट इट डाउन, ये पूरी कहानी लिखो। तो भाई क्या बताया बोहर साहब ने? बोहर साहब ने बोला कि भाई अगर मान लो न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो मैं E को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मान लो, ZeE का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज इलेक्ट्रॉनिक, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, माइनस साइन हटा कर ZE हो गया किस पे? न्यूक्लियस पे। बाहर चार्ज कितना है? -E है बेसिकली। तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कितने लोग कह रहे हैं अंदर फोर्स लगेगा? F सेंट्रीपिटल, वो हमें मालूम है, कूलम्बिक फोर्स K Q1 Q2 होना, और इधर इसका स्पीड होगा। तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली एक बात बताया, उन्होंने बोला, किसने? नील्स बोहर ने। उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगा सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम? कौन सा मोमेंटम? बोलो। जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती? NH/2π। जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम H/2π हो जाए या 2H/2π हो जाए या 3H/2π हो जाए या NH/2π, यानी H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, सिर्फ वहीं घूम सकता है। और अगर उन जगहों पे ये घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और उन ऑर्बिट्स को जहां पे एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उन ऑर्बिट्स को नाम क्या दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट। लिखना शुरू करो। बोर्स पॉस्टुलेट के अंदर लिखो, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only in those circular orbits, only in those circular orbits where its angular momentum is, where its angular momentum is कितना? Where its angular momentum is how much? हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। सबको क्लियर है यहां तक बात बेटा? प्यारे बच्चों, सबको क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ा जाए। तो ये तो किसकी थियरी थी? बोहर की थियरी थी। अच्छा जी, और जो सेंटर की तरफ जो रेगुलर फोर्स चाहिए वो कौन दे रहा है? लिखो, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। एंड इन ऑर्बिट्स में जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उस ऑर्बिट को क्या नाम दिया उन्होंने? स्टेशनरी ऑर्बिट। लिखो, these orbits are called stationary orbits।
दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ गए ना? कौन से ऑर्बिट है ये? स्टेशनरी ऑर्बिट। तो आ जाओ इनके दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। पहला है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 ये पहला, और दूसरा कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स z इंटू ई। Q1 Q2 क्या है? E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ना। और बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स आए तो ये रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर बाई r होती है। ये पढ़ोगे आप या पढ़ चुके होगे? पढ़ चुके हो ना? तो यहां पे लिखूंगा मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर बाई आर। किसी को कोई तकलीफ? ये सेकंड। क्या ये पहला और दूसरा यूज करके क्या आप v का वैल्यू निकालो? देखो ध्यान से देखना, आप दो अननोन है r एंड v, ये दोनों अननोन का यूज करके आप निकाल सकते हो। v की वैल्यू निकालोगे तो आएगा e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन 0 z बाई n। और बेटा जब इन सब वैल्यू को रखोगे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, h प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ एयर है। ये जब सारी वैल्यूज रखोगे तो आंसर आएगा आपका यही वैल्यू 2.16 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड z बाई n मीटर पर। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा जी, इतना ही नहीं, अब मैं सारे इक्वेशन लिख दे रहा हूं, याद कर लेना। r की वैल्यू आती है 0.529 n स्क्वायर बाई z इंटू 10 के पावर -10 मीटर, या फिर 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस NH शेल का रेडियस आ गया, और ये NH शेल की वेलोसिटी आ गई। आप बताओ, आपको v मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल लोगे जी? हाफ mv स्क्वायर। जब आप ये पूरा वैल्यू लिखोगे तो ये आता है 2.18 इंटू 10 के पावर -18 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। देखो ना, v का स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये भूल जाता है बच्चों को, याद रखना z बाई एन यहां पे है तो z स्क्वायर बाई एन। काइनेटिक एनर्जी आ गया जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो यही वैल्यू आएगा माइनस। अच्छा, अभी मैं इसको और भी बता देता हूं, क्योंकि एनर्जी हमें किस यूनिट में चाहिए? कौन से यूनिट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बदल लोगे बेटा, आप समझदार हो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलते हैं वो कर लोगे आप, ठीक है। और टोटल एनर्जी, जिसको EN बोलते हैं, टोटल एनर्जी, वो कितना आता है? -13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक होता है। याद रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो आता है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां से निकालने पे आता है वो। अब वो हम वैल्यू रख लेंगे तो -27, बल्कि लिख ही लो, -27.2 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब टोटल एनर्जी लेते हो तो दिस प्लस दिस ऐड करोगे, दिस एंड दिस ऐड करोगे, -27.2 प्लस 13.6 जोड़ोगे तो इतना है। ये है NH शेल में। क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, कल करके लेके आना। फाइंड V1, V2, V3, V4 for an electron of hydrogen। R1, R2, R3 for helium ion। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 फॉर H। पूरा कैलकुलेटर से कौन से यूनिट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। ये इतना मुझे काम कल चाहिए आपका, करके आओगे? हाँ, तो अब मतलब एक सेशन में मैं पूरा आपको पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एटम के बारे में पूरी क्लैरिटी दे दूंगा, ठीक है? ओके, गॉट इट? तो आज का क्लास बेटा यही